प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा के इतिहास का दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का भाग नंबर 2 पढ़ रहे हैं और जिसमें हम पढ़ेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज के आह्वान को तो स्वीकार तो किया, स्वराज का आह्वान, शिवम का शासन के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में जो परिषद चुनाव हुए थे उनका बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। मद्रास में गैर ब्राह्मण लोगों का मानना था कि यदि वो परिषद के चुनाव में भाग लेते हैं तो उन्हें वो अधिकार मिल जाएंगे जो केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इसलिए उन्होंने परिषद चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग होता है किसी दफ्तर, फैक्ट्री या दुकान की ओर जाने वाला रास्ते को रोकना, पिकेटिंग कहलाता है। और ये जनरली हम सामान्यतः जीवन में देखते हैं, जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो लोग सड़कों को रोक लेते हैं या फैक्ट्रियों की ओर जो रास्ता जाता है उस रास्ते को रोक लेते हैं। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने, विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में भी आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। गरीब उसे नहीं खरीद पाते थे। वह मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, क्योंकि वो महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक, यदि हम किसी संस्थान का या वस्तु का विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसके स्थान पर हमें प्रयोग करने के लिए दूसरा संस्थान या वस्तु मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में उस समय ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, क्योंकि वो लंबे समय तक इस प्रक्रिया का बहिष्कार नहीं कर सकते थे, और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। यह हमने पहले शहरों में पढ़ा है, अभी ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे हैं। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। उत्तर प्रदेश के अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी के अंदर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया के लिए हम साइड में दिए गए बॉक्स में पढ़ते हैं। पहले यहाँ पढ़ते हैं नया शब्द बेगार। बेगार होता है बिना परिश्रमिक दिए काम करवाना, बिना पैसे दिए, बिना तनख्वाह दिए किसी से काम करवाना, वो कहलाता है बेगार। गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत से लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर, आदि देशों में ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें, इन मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और बाद में इसी में एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। एग्रीमेंट न कहकर गिरमिट कहते थे।
जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंटेड लेबर कहा जाता है। उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार ख़त्म की जाए, दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा, ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों को और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। अब उदाहरण के लिए देखते हैं हम, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक नया उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही वे जलाने के लिए लकड़ी और फल इकट्ठे कर सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे, क्योंकि पहले शुरुआत से ये काम उनके लिए सामान्य होता था। लकड़ी भी इकट्ठी करते थे, फल भी लेते थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल आपने बिरसा मुंडा के बारे में भी 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा। अब उसके पास कौन कौन सी विशेष शक्तियाँ थी अल्लूरी सीताराम राजू के पास? वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। हालांकि ये गांधी जी से बिल्कुल विपरीत था, गांधी जी की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। गुरिल्ला युद्ध होता है अवसर लगा तो हमला कर दिया और हमला करने के बाद कहीं छिप गए। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। अगला पॉइंट है हमारा बगानों में स्वराज। वे लोगों ने, जो बगानों में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन का क्या मतलब लिया। महात्मा गांधी जी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के जो बगानी मजदूर थे उनके लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो बगानों में काम करने वाले मजदूर लोग थे उनको बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी।
और यह इजाज़त उन्हें बहुत ही कम मिल पाती थी या विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसे रह गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बुरी तरह से पीटा, उनकी पिटाई की गई। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था, क्योंकि थी तो ये आंदोलन का हिस्सा, लेकिन वहाँ पर उसके अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी जी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। ये चित्र आप देख रहे हैं चौरी चौरा 1922, जहाँ 5 फरवरी 1922 को एक भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें कुछ सिपाही जिंदा जल गए थे। और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। अभी हमने गांधी जी के प्रसिद्ध जन आंदोलन असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा, और अभी हम पढ़ेंगे जो गांधी जी का दूसरा प्रसिद्ध जन आंदोलन था, सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें कुछ सिपाही जीवित जल गए। और गांधी जी ने दुखी होकर इस घटना से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक भी चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना सुधारों की वकालत करना है, और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। चित्तरंजन दास, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी, निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में, विश्व मंदी की इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। इसे 1927 में इसका गठन किया गया ब्रिटेन में और 1928 में ये भारत पहुंचा। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए जो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा
कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा और उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि हमें स्वतंत्रता मिली नहीं थी, लेकिन हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे और इस उत्सव की और बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को वॉयसराय लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा उन्होंने और इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम था, चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा गांधी जी के आश्रम साबरमती से शुरू होकर 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर ख़त्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज़ लगभग 10 मील का सफ़र तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते थे हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे। 12 मार्च को यात्रा शुरू की, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे समुद्र तट पर और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और नमक बनाना उस समय कानून का उल्लंघन माना जाता था। इस प्रकार गांधी जी ने कानून का उल्लंघन किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह से अलग था, इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का आह्वान भी किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। पिकेटिंग हमने पीछे पढ़ा था। किसी भी संस्थान की ओर दुकान की ओर जाने वाले रास्ते को रोकना ही पिकेटिंग कहलाता है। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। यह आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने किस प्रकार वनों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटकर वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए जो उनको जंगल से सुविधा मिल सकती थी उसके ऊपर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी जी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग
1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। और ये चित्र में आप देख भी रहे हैं, सत्याग्रहियों पर हमला करती पुलिस। और ये चित्र है 1930 का। महात्मा गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। ये था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे लंदन में, और कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, गांधी जी ने हिस्सा लिया था, का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए और यह वार्ता बीच में टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। और यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 के आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी और इसलिए गांधी जी ने फिर आंदोलन को विधिवत तरीके से बंद कर दिया था। अब कहता है लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को या सिविल नाफरमानी आंदोलन को कैसे लिया। आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया था, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से लोगों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अगला हमारा पॉइंट है कि गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे। उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, उग्र आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। गरीब किसानों और जमींदारों की नाराज़गी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन को समर्थन देने से हिचकिचाती थी, क्योंकि यदि वो भाड़ा विरोधी आंदोलन जो कि मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से किया जा रहा है, तो यदि वो उसका समर्थन करती है तो उससे जमींदार और जो अमीर किसान थे वो नाराज हो सकते थे। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। अब तीसरा हमारा है कि व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वो ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। स्टर्लिंग जो उस समय ब्रिटेन की करेंसी थी, जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में फिक्की, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने
आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी, व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का भी उत्साह मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। अब अगला हमारा है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे तो मजदूर कांग्रेस से दूर जाने लगे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की हड़ताल और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। यह हमने पहले बात की थी, क्योंकि इससे उनको उद्योगपतियों, जमींदारों का डर था कहीं वो दूर न चले जाएं। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, और इस चित्र में आप देख भी रहे हैं कि राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थी। विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता या छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय पवित्र करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहाँ से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। और आखिरकार अंबेडकर जी व महात्मा गांधी जी की राय मान ली। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1920 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्ग
जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच का संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों, 2 प्रांत थे उसमें, मुस्लिम बहुल प्रांत बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए, ये 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे सारे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की जो सारी संभावनाएं थी वो समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी।